Hello students and welcome to my YouTube channel. Today we are going to have the last part of chapter number 1, last lesson, written by Alphonse Daudet. In the last session we are going to have the explanation of the remaining paragraphs of this chapter. In previous parts you have understood that how France people had realized the value of their language and the value of their teachers' words. And Am Hamel also made them realize that they had only lost their time by saying that we would do some other day. They kept on passing their work for the another day. इस तरह से एम हैमल ने सभी लोगों को रियलाइज़ करवाया कि उन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं किया और आज वो टाइम आ गया है जब उनसे उनकी लैंग्वेज को छीन लिया गया है एंड दे वुड हैव बिकम प्रिजनर्स. अब वो प्रिजनर्स बन गए हैं और प्रशियंस जिन्होंने उनको ओवर पावर किया था, फ्रांस को ओवर पावर किया था, उन्हें ये पूरा राइट था कहने का कि फ्रांस के लोग फ्रांस में रहने के बाद भी अपनी लैंग्वेज को ना तो कभी लिखना सीख पाए ना कभी बोलना सीख पाए. तो इस तरह कुछ बातें कहकर एम हैमल ने, जो आपने पार्ट 2 में पढ़ी थी, पार्ट 1 में पढ़ी थी, आपने देखा किस तरह एम हैमल ने अपने वर्ड से, अपनी टीचिंग से, अपने मैसेज से क्लासरूम में बैठे हुए सभी लोगों को ये रियलाइज़ करवाया कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है. अल्सास के लोगों की जो एक बुरी आदत थी अपने हर काम को अगले दिन के लिए या अगले मोमेंट के लिए छोड़ देने की, टाल देने की, उसी आदत की वजह से आज उन्हें इस रेपरकशन को फेस करना पड़ रहा है, इस रिज़ल्ट को फेस करना पड़ रहा है. और लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स में आपने पढ़ा किस तरह एम हैमल ने अपनी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज़ किया. उन्होंने कहा फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सभी से ये अर्ज किया, सबसे रिक्वेस्ट किया, उनसे यही कहा कि आप अपनी लैंग्वेज को सेफगार्ड करिए, आप अपनी लैंग्वेज को सीखिए. यही लैंग्वेज आपको आपकी ग़ुलामी से आज़ाद करा सकती है, आपको फ्री करा सकती है. तो इस तरह से एम हैमल ने सभी को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की उनकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस. और इवन जो हमारे नरेटर हैं फ्रांस, उन्हें भी उस लास्ट लेसन में जब एम हैमल ने ग्रामर का लेसन दिया तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आज उन्हें वो लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था. तो शायद उन्होंने कभी इतने अच्छे से अपने टीचर की क्लास को अटेंड नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की. अगर वो उसको समझने की कोशिश करते तो शायद उन्हें वो लैंग्वेज आज अच्छे से आती और उन्हें आज रिग्रेट नहीं करना पड़ता. तो इस तरह से आपने देखा कि एम हैमल ने फ्रांस को भी रियलाइज़ करवाया और वहाँ जो विलेजर्स बैठे हुए थे उन्हें भी रियलाइज़ करवाया. और इवन यहाँ हमने एम हैमल के कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स को भी देखा कि वो कितने अच्छे एक पैट्रियट थे, एक सेल्फलेस पर्सन थे जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ दूसरों को ब्लेम करके अपने आप को अच्छा नहीं बताते थे. उन्होंने फ्रांस की गलती पर, जब फ्रांस आंसर नहीं दे पाए पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पे, तो एम हैमल ने कहा कि फ्रांस, इसमें सिर्फ तुम ब्लेम्ड नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती है, इसमें कुछ गलती तुम्हारी है, कुछ तुम्हारे पेरेंट्स की है और कुछ गलती मेरी भी है. क्यों है? क्योंकि तुमने कभी अपनी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं किया, टाइम नहीं दिया, इसलिए वो तुम्हारी मिस्टेक है. तुम भी ब्लेम्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी ब्लेम्ड हैं क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारी एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी. दे ऑलवेज़ वांटेड यू टू डू सम वर्क सो दैट यू कुड गेट सम मनी टू कंट्रीब्यूट टू योर फैमिली. तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा यही चाहते थे कि तुम कुछ पैसा अर्न करो, मिल में काम करके, फार्म्स पे काम करके, ताकि तुम अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर पाओ. और उन्होंने लास्ट में अपने आप को भी ब्लेम किया क्योंकि कई बार वो फ्रांस को पढ़ाई करने की बजाय अपने गार्डन के फ्लावर्स को वाटर करने के लिए बोलते थे, पानी देने के लिए बोलते थे, और कभी कभी वो उसकी छुट्टी कर दिया करते थे जब उन्हें फ़िशिंग पे जाना होता था. तो यहाँ हमने एम हैमल के कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, पढ़ा है. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से आप एम हैमल का कैरेक्टर स्केच फ्रेम कर सकते हैं, उनका पेन पोर्ट्रे आप फ्रेम कर सकते हैं. ओके, फ्रांस का और एम हैमल दोनों का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. नाउ टुडे इन
this part 3, the last part of this chapter, we are going to have explanation of the remaining paragraphs. So we will start from the paragraph that starts from after grammar. Okay, in this paragraph, what is said? After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round फ्रांस अल्सास. तो ग्रामर का लेसन, जैसे आप जानते हैं कि ग्रामर का लेसन चल रहा था. ग्रामर के लेसन के बाद एम हैमल ने कुछ राइटिंग वर्क वहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को, क्लास में बैठे हुए सारे लोगों को दिया. और उस दिन उन्होंने वो राइटिंग वर्क उनकी कॉपीज़ में नहीं करवाया. आज वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे, सबके लिए वो कुछ नई कॉपीज़, न्यू कॉपीज़ वो अपने साथ लेके आए थे. एंड व्हाट वाज रिटन ऑन दोज कॉपीज़, उन कॉपीज़ पे क्या लिखा हुआ था? उन पे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास. दैट शोज़ दैट हाउ ही वॉज गोइंग टू रिमेंबर हिज कंट्री आफ्टर लिविंग इट. ये शो करता है कि वो वहाँ से जाने के बाद भी अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे. बिकॉज ही हैड सर्व्ड दैट नेशन, सर्व्ड अल्सास पीपल फॉर 40 years. एंड एम हैमल इज़ अ ग्रेट पैट्रियट. एम हैमल एक बहुत ही बड़े पैट्रियट हैं. उन्होंने उस नेशन को, उनके लोगों को 40 years की सर्विसेज, फेथफुल सर्विसेज दी हैं. और अब जब वो छोड़कर जाने वाले हैं, तो इन सब तरीक़ों से, जैसे उन्होंने नोटबुक्स दी, उन्होंने लोगों को मैसेज दिया, ये सब चीज़ें शो करती है कि वो छोड़कर जाने के बाद भी अपनी कंट्री को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं. दे लुक्ड लाइक flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desk. तो यहाँ पर जो हमारे नैरेटर हैं फ्रांस, वो उन नोटबुक्स को जो एक जैसी दिख रही थी, जिनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, उससे वो उन सब नोटबुक्स को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो उसे कंपेयर कर रहे हैं फ्लैग से, जो एक ही कलर के होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो नोटबुक्स भी एक ही जैसी थी और उन पर एक ही चीज़ लिखी हुई थी. तो उन नोटबुक्स को किससे कंपेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स? फ्लैग से कंपेयर किया हुआ है. ठीक है. और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक ही कलर के, एक ही जैसे रूम्स, फ्लैग्स जो हैं पूरे रूम में, पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. सबके हाथों में एक जैसे फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये भी एक तरह का इंस्टेंस है जो पैट्रियटिज़म को रिफ्लेक्ट करता है स्टोरी में. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. नाउ नैरेटर सेज कि उस दिन जब उन सारे स्टूडेंट्स को नोटबुक दी गई, तो आपको देखना चाहिए था कि सभी लोग कितने मन लगाकर, कितने शांत रहकर, कितने क्वाइटली अपने काम को कर रहे थे. शायद आज से पहले उन लोगों ने कभी इतना कीनली, इतना डेस्परेटली अपने काम को नहीं किया था, बिकॉज अभी तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं किया था. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पैन्स ओवर द पेपर. उस क्लासरूम में सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? केवल पेपर पर पैन्स के चलने की आवाज़ आ रही थी. एंड नोबडी वॉज इवन asking somebody from the teacher, nobody was talking, nobody was making any kind of noise, no whispers were there. किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी. only the sound was scratching of the pens over the paper. केवल पेन चलने की, पेन के स्क्रैच करने की. जब आप पेन चलाते हैं नोटबुक पे, तो आप देखते हैं स्क्रैचिंग साउंड आती है. तो वही स्क्रैचिंग साउंड केवल वहाँ सुनाई दे रही थी और किसी भी तरह की कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं थी. Only some beetles flew in, but nobody paid any attention. बीटल्स क्या होते हैं? जो लार्ज साइज इंसेक्ट होते हैं, बड़े बड़े इंसेक्ट होते हैं, उन्हें बीटल्स कहते हैं. ठीक है. तो एक बार क्या हुआ, जब क्लास चल रही थी तो बड़े बड़े बीटल्स अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने उन बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया. उनकी बज़, बीटल्स कौन सी साउंड करते हैं? बज़ साउंड करते हैं. बज़ साउंड पे भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एवरीबडी वॉज
सो बिजी इन देयर वर्क, सब लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे. एवरीबडी वॉज राइटिंग very comprehensively, very desperately, and they were paying very much attention over the work given by the टीचर. सभी लोग अपने टीचर ने जो काम दिया था उन्हें उस काम को करने में बहुत डेस्परेट थे, खोए हुए थे. दे वर लॉस्ट ओनली डूइंग इन दैट टास्क गिवन बाय द टीचर. वो सब खोए हुए थे अपने टीचर ने जो टास्क दिया था उसको पूरा करने में. तो उन्होंने बीटल्स के अंदर आने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया. And who worked, even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. तो आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करते हैं. तो जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लोग थे क्लासरूम में, वो तो नोटबुक्स में लिख रहे थे जो भी टास्क टीचर ने दिया था, और जो छोटे बच्चे थे क्लासरूम में वो ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस कर रहे थे. लेकिन वो भी इस तरह से ट्रेस कर रहे थे, वो इतना मन लगा के ट्रेस कर रहे थे जैसे कि वो ट्रेसिंग भी किस लैंग्वेज में हो, फ्रेंच लैंग्वेज में हो. तो आपने यहाँ देखा कि सभी बच्चे, जितने भी लोग उस क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे वो विलेजर्स हों, चाहे वो एल्डर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जो भी हों, आज सबको अपनी लैंग्वेज का रियलाइजेशन है और मन लगा के वो अपने टीचर के काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बिकॉज दे न्यू दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ देयर टीचर. उन सबको पता है कि आज उनके टीचर का लास्ट लेसन था. ऑन द रूफ द pigeons cooed very low. And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे नैरेटर हैं, जब वो अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने रूफ़ पर, रूफ़ होती है छत, छत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको रूफ़ कहते हैं. तो रूफ़ पर उन्होंने क्या देखा, कुछ पिजन्स थे और पिजन्स क्या आवाज़ कर रहे थे, कू साउंड. पिजन्स की आवाज़ होती है कू, तो वो कू साउंड कर रहे थे, लेकिन उनकी कू साउंड बहुत लो थी, वो बहुत धीरे धीरे से कू कर रहे थे. धीरे धीरे कू करना यहाँ पर एक तरह से कंपैरिजन है उन लोगों के ऊपर जिन पर डोमिनेंस किया जा रहा हो या ऑपरेशन किया जा रहा हो. तो ऐसा लग रहा था उन पिजन्स के ऊपर भी प्रशियंस का डोमिनेंस है, उन पिजन्स के ऊपर, उन बर्ड्स के ऊपर भी प्रशियंस ने ऑपरेशन किया हुआ है. And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब जब नैरेटर ने उन पिजन्स की साउंड को सुना जो कि बहुत धीरे धीरे आ रही थी, बहुत स्लो कू साउंड थी, तो उसके दिमाग में क्या थॉट आया कि जिस तरह जर्मन्स ने, प्रशियंस ने, जर्मन्स यहाँ प्रशियंस को ही रेफ़र किया गया है क्योंकि जर्मन वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ प्रशिया, राइट. तो उन जर्मन्स ने जिस तरह फ्रांस के लोगों को ओवरपावर किया था और वहाँ के लोगों पर जिस तरह लैंग्वेज का डोमिनेंस किया था, उन्हें मजबूर किया था कि वो फ्रेंच ना बोलकर केवल जर्मन ही बोला करेंगे, वैसे ही अब नैरेटर के दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या जिस तरह लोगों पर डोमिनेंस करके उन्हें जर्मन बुलवाई जा रही है ज़बरदस्ती, क्या इन बर्ड्स पे भी डोमिनेंस करके, क्या इन्हें भी ऑप्रेस करके, क्या इनसे भी इनकी आवाज़ जर्मन में ही निकलवाई जाएगी? क्या अब पिजन्स भी जर्मन लैंग्वेज में ही अपनी साउंड को निकालेंगे? तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं एक सटायर भी था. किसके ऊपर? लिंग्विस्टिक शॉविनिज़्म के ऊपर एक तरह का सटायर था. सटायर होता है व्यंग, कमेंट, किसी भी चीज़ पर कमेंट करना. तो यहाँ ये किस पे कमेंट है? ये कमेंट है उस डोमिनेंस पे जो प्रशियंस ने फ्रांस के लोगों के ऊपर किया था. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन के थ्रू आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपकी टेक्सचुअल बुक में, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में दिया हुआ है. ठीक है, या लिंग्विस्टिक शॉविनिज़्म को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है. ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो प्रशियंस हैं, जो जर्मन्स हैं, उन्होंने फ्रांस के लोगों पर अपना डोमिनेंस किया था. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. Gazing का मतलब होता है look intently, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना. Gazing means looked
intently, looking or looked intently. ओके, बहुत ध्यान से देखना. तो एम हैमिल चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे. क्या देख रहे थे वो? तो जब हमारे नैरेटर फ्रांस अपने टीचर के टास्क को कंप्लीट कर रहे थे तो लिखते लिखते उनकी नज़र किसके ऊपर गई? अपने टीचर के ऊपर गई. उनके टीचर क्या कर रहे थे? उनके टीचर मोशनलेस होकर, स्टिल होकर अपनी चेयर पे बैठे हुए थे. एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट डिफरेंट थिंग्स इन द क्लासरूम. और वो क्लासरूम की हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे, गेज कर रहे थे. राइट, one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Why was he looking on everything in the classroom? वो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से क्यों देख रहे थे क्लासरूम में? Because he wanted to memorize the appearance of everything before leaving. क्योंकि वो जाने से पहले हर चीज़ को अपनी मेमोरी में कैप्टिवेट करके, कैप्चर करके रखना चाहते थे. जैसे हम अपने पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह जाते हैं तो हम बड़े ध्यान से इमोशनल होकर उसको देखते हैं, उसको अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लेना चाहते हैं ताकि वो हमारी मेमोरी में हमेशा बनी रहे. राइट, इसके आगे पढ़ते हैं. फैंसी. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. तो यहाँ आपको बताया गया है कि एम हैमिल उस जगह पे कितने ईयर्स से रह रहे थे? 40 years से. ही हैड बीन लिविंग इन अल्सास फॉर 40 years. ही हैड बीन सर्विंग द पीपल देयर फॉर 40 years. तो एम हैमिल वहाँ के लोगों को 40 years से अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, उन्हें पढ़ा रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे. राइट, देन he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. worn smooth का मतलब क्या होता है? जो पुरानी हो जाती है, थोड़ी worn out हो जाती है, ठीक है, उसे हम worn smooth कहते हैं. Then the walnut trees in the garden were taller and the hopevine that he had planted himself twined अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ. तो एम हैमिल क्या देख रहे थे? अपने क्लासरूम में जितनी भी बेंचेस रखी हुई थी, उस क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर था वो उसको नोटिस कर रहे थे, उसे अपनी मेमोरी में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे. फिर वो बाहर गार्डन की तरफ देखने लगे और गार्डन में उन्होंने क्या देखा? बड़े बड़े जो वॉलनट ट्रीज़ थे जो उन्होंने कई सालों पहले लगाए थे, आज वो ट्रीज़ बहुत बड़े हो गए थे, टॉलर हो गए थे. होप वाइन जो बेल उन्होंने लगाई थी, आज वो बेल ट्विंड हो गई थी. पूरी बिल्डिंग में वो बहुत बड़ी फैल गई थी, विंडोज़ तक, रूफ़ तक पहुंच गई थी. बेल आप जानते हैं ना, बहुत बड़ी हो जाती है, पूरी बिल्डिंग को वो कवर कर लेती है. तो एक होप वाइन उन्होंने लगाई थी, वो होप वाइन बहुत बड़ी हो गई थी. तो वो अपनी सारी चीज़ों को, चाहे वो गार्डन की चीज़ों हों, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो क्लासरूम हो, हर चीज़ को वो बहुत इमोशनल होकर देख रहे थे. बिकॉज दैट पुअर मैन वांटेड टू कैप्चर एवरी मेमोरी इन हिज माइंड. वो इंसान, वो टीचर जिसने 40 years अल्सास को सर्व किया, उस स्कूल में वो रहे, वहाँ के लोगों को उन्होंने पढ़ाया, आज उन्हें वो जगह छोड़कर जानी थी. इसीलिए आज वो अपनी हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखकर उसे अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लेना चाहते थे. तो यहाँ आपने देखा कि फ्रांस की एक इमोशनल साइड भी है. वो अपने टीचर को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गए. उन्हें लगा कि उन्हें बहुत तरस आने लगा अपने टीचर पे कि बेचारे उनके टीचर जिन्होंने इतनी कोशिशें की फ्रांस के लोगों को सिखाने की, 40 years तक वो लोगों को अपनी टीचिंग्स देते रहे और आज उन्हें वो जगह छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. फिर से यहाँ पर हमारे नैरेटर ने एम हैमिल को पुअर मैन कहा है. पुअर मैन वो बार बार क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वॉट एवर हैड हैपन टू एम हैमिल, जो भी एम हैमिल के साथ हुआ था, उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया था. वो वहाँ से जा रहे थे, अपनी जगह, अपने लोगों, अपनी सर्विस को छोड़कर वो वहाँ से जा रहे थे, अपनी कंट्री को छोड़ के वो वहाँ से जा रहे थे. दैट्स वाई आवर नरेटर हैड कॉल्ड हिम पुअर मैन. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. ट्रंक्स होते हैं लॉजिंग्स, आपका जो सामान होता है उसे
ट्रंक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसकी आवाज़ें आ रही हैं, उनकी सिस्टर भी उनके साथ वहीं रहती थी और उनकी सिस्टर के सामान पैक करने की आवाज़ें ऊपर से आ रही थी। वाई वर देयर पैकिंग देयर लगेज, बिकॉज दे हैड टू लीव अल्सास फॉर एवर, उन्हें अल्सास छोड़कर हमेशा के लिए जाना था, तो वो अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जैसे ही नेक्स्ट डे होगा, फॉलोइंग डे होगा, उन्हें वो जगह छोड़कर, वो कंट्री छोड़कर, वो डिस्ट्रिक्ट छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन ये लाइन हमें बताती है, क्या कहा इसमें, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आपने देखा एम हैमल इतने इमोशनल हो गए, उसके बाद भी उन्होंने अपना पूरा लेसन लिया, अपना पूरा जो भी उनको सिखाना था, अपनी टीचिंग्स देनी थी, बहुत अच्छे से दी। हर एक बच्चे को उन्होंने बहुत ध्यान से सिखाया, हर एक टास्क को उन्होंने बहुत ध्यान से करवाया, हर एक इंसान को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। और यही हमें बताता है कि एम हैमल का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक, कि वो एक बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन थे। He is a dutiful person because even after knowing that he had to leave Alsace forever, he would no longer serve those people, those students, that place, that country. He had arranged that last lesson just to give away everything that he had known. तो यहाँ आपने देखा कि एम हैमल ये जानते थे कि वो उनका आखिरी दिन था, उसके बाद वो उन लोगों को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने आखिरी लेसन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सबको अच्छा अच्छा मैसेज दिया। तो यही हमें बताता है कि एम हैमल एक ब्यूटीफुल पर्सन थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग के लेसन के बाद किसका लेसन लिया गया, हिस्ट्री का लेसन लिया गया। And then the babies chanted their ba, baby, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. तो आपने यहाँ देखा कि अब राइटिंग का लेसन जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हिस्ट्री का लेसन लिया गया। और जो यहाँ बेबीज़ वाला जो एक पार्ट यहाँ पर बताया गया है कि बेबीज़ चैंट करने लगे, बेबीज़ की आवाज़ आने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई बच्चा था, बल्कि जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो बच्चों की तरह अपने टीचर के लेसन्स को रिपीट कर रहे थे। जो भी उनके टीचर उन्हें सिखा रहे थे वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो boo, right? And it refers that although that they were all grown up, but they were reciting the lesson of phonetics or sound, which is usually done by younger children. So he calls himself, so our narrator calls himself and his class to be babies, क्योंकि वो सभी बच्चे, क्योंकि वहाँ वो सभी बच्चों की तरह अपने टीचर के लेसन को अटेंड कर रहे थे। वो साउंड्स जो वो सिखा रहे थे, वो जो प्रोनंसिएशन फ्रेंच में वो सिखा रहे थे, उन्हें वो बच्चों की तरह, यंगर चिल्ड्रन की तरह वो सब बैठकर उन्हें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। इसीलिए यहाँ पर बेबीज से नैरेटर ने अपने आप को और वहाँ बैठे सभी बच्चों को कंपेयर किया है। आगे क्या हुआ इसमें, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक। हाँ, एक और लाइन इसमें थी कि ओल्ड हॉजर जो थे, मिस्टर हॉजर जो थे, वो अपनी बुक खोल के, अपना प्राइमर खोल के लेसन्स को रिपीट करने लगते हैं और वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब वो अपने वर्ड्स अपने प्राइमर में से स्पेल करते हैं, बोलने लगते हैं, स्पेलिंग्स बोलने लगते हैं, लेटर्स बोलने लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्टार्टेड क्राइंग। और एक मिक्स इमोशन थे, जैसे ही वो रोते थे, क्योंकि ही वॉज़ वेरी ओल्ड, ही वॉज़ द एल्डर पर्सन ऑफ द विलेज, और जब वो बोल रहे थे तो उनकी बात में वो इमोशनल था, हिज वॉइस वॉज ट्रैम्बलिंग, उनकी आवाज़ काँप रही थी इमोशन से, वो रो रहे थे, एक मिक्स इमोशन था। और उनकी आवाज़ को सुनकर फ्रांस जो हमारे नैरेटर है वो कह रहे हैं कि हमें उनकी आवाज़ ट्रैम्बलिंग वॉइस सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, एक मिक्स इमोशन था, समझ में नहीं आ रहा था कि रोना चाहिए कि हंसना चाहिए, क्योंकि वो इतना सैड मोमेंट था, इतना
डिप्रेस मोमेंट था कि हंसा तो नहीं जा सकता था, लेकिन वो ट्रैम्बलिंग वॉइस सुनकर हंसी भी आ रही थी और उस मोमेंट को सोचकर, उस मोमेंट को रियलाइज़ करके हमें रोना भी आ रहा था. सो वी ऑल वर वेरी डिसअपॉइंटेड. देयर वॉज अ मिक्स इमोशन. Now further, all at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Angelus क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रेयर सॉन्ग होता है जो चर्च में बोला जाता है, उसे एंजलस कहा जाता है, राइट. एंड दिस प्रेयर सॉन्ग इज़ यूजुअली संग इन द चर्च. द स्टार्ट इज़ मार्क बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल. तो जब भी ये एंजलस यानी ये सॉन्ग जब भी बोला जाता है चर्च में, तो इसकी स्टार्टिंग में एक बेल बजती है, राइट. तो एंजलस का ये मतलब होता है. तो चर्च में जो क्लॉक थी, चर्च क्लॉक जो थी, वहाँ पर 12 बज चुके थे. इट स्ट्राइक्स 12, वहाँ 12 बजते हैं, एंजलस की आवाज़ आती है, उस प्रेयर की आवाज़ आती है. एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रेशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. और ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगती है. ट्रम्पेट्स यानी जो नगाड़े होते हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज़ आने लगती है. और वो साउंड थी कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे और वो टाइम हो चुका था जब एम हैमल को अपनी जगह छोड़कर अब जाना था, राइट. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. पेल होता है कलरलेस, राइट. पेल होता है कलरलेस. तो एम हैमल को पता था नाउ दैट इट वाज द टाइम दैट ही हैड टू लीव अल्साज, ही हैड टू लीव दैट स्कूल, ही हैड टू लीव हिज पीपल. वो टाइम आ चुका था. तो उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, बहुत कलरलेस हो गया था. पेल मीन्स होता है, इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सनस फेस और स्किन इफ़ इट हैज़ लेस कलर देन यूजुअल. कलरलेस हो जाता है जब किसी, और कलरलेस यहाँ पर लिटरेचर में सिम्बलाइज़ करता है जब या तो बहुत वीक हो गया हो, ट्रैम्बलिंग हो गया हो, या कोई बहुत ज़्यादा सैड हो, डिप्राइव्ड हो, डिप्रेस्ड हो, तो उसे हम पेल फेस कहते हैं. यूजुअली फेस के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, राइट. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो नरेटर कहते हैं आज से पहले मैंने कभी एम हैमल को इतना टॉल नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए थे. उनसे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे. ही हैड नो वर्ड्स टू से. ही गॉट वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स. और एम हैमल को बहुत बुरा फील हो रहा था. माई फ्रेंड्स सेड ही, आई यू सी that M. Hamel tried to speak something but he could not go on. M. Hamel कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे. पहले उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट थे वो किससे स्टार्ट किया? माई फ्रेंड्स. यहाँ उन्होंने किसको रेफ़र किया है? ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द पीपल सिटिंग इन द क्लासरूम. तो उन सबको उन्होंने फ्रेंड्स कह के एड्रेस किया. और फिर जब वो आगे कहने लगे, बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो गए थे, इवन ही हैड टीयर्स इन हिज आइज़, तो वो आगे अपनी स्टेटमेंट को बोल नहीं पाए और वो चॉक्ड हो गए, एकदम रुक गए, हॉल्ट हो गए. वो आगे बोल नहीं पाए इमोशंस की वजह से. बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. अब जो एम हैमल थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को लास्ट में कुछ बोल के जाएं, है ना. तो लेकिन वो बोलना चाहते थे, लेकिन वो इतने इमोशनल हो गए थे, इतने सेंटिमेंटल हो गए थे कि उनके वर्ड्स उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे. तो फाइनली उन्होंने क्या किया? ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट समथिंग ऑन द बोर्ड. क्या लिखा उन्होंने? वाइवा ला फ्रांस. इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस. तो देखिए आपने यहाँ क्या देखा, उन्होंने जाते जाते भी फ्रांस के लिए ही विशेस की कि फ्रांस हमेशा ज़िंदाबाद रहे, फ्रांस हमेशा खूब फ्लरिश होता रहे, बहुत प्रॉस्परस होता रहे. और इससे भी हमें पता चलता है कि एम हैमल एक बहुत ही बड़े पैट्रियट थे. ही लव्ड हिज कंट्री, ही लव्ड हिज पीपल, राइट. तो उन्होंने लिख दिया अपने बोर्ड पर वाइवा ला फ्रांस एंड नाउ ही हैड टू गो. तो उन्होंने अपनी क्लास को किस तरह डिसमिस किया? देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल
and without a word he made a gesture to us with his hand. gesture होता है जब हम अपने हाथ से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से इशारा करके किसी को नॉन वर्बली कोई भी बात, कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो एम हैमल बोल तो पा नहीं रहे थे अपने इमोशंस की वजह से, तो उन्होंने अपने जेस्चर से, अपने इशारे से सारे स्टूडेंट्स को इशारा किया और उन्होंने कहा कि अब स्कूल डिसमिस हो गया है, आप सब जा सकते हैं. दैट्स हाउ दैट ब्यूटीफुल टीचर, दैट्स हाउ दैट पैट्रियोटिक टीचर हैड टेकन हिज लास्ट लेसन. तो आपने इस स्टोरी में बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस तरह एम हैमल ने अपने टीचिंग से स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि वहाँ पर अल्सास में रहने वाले सभी लोगों को एक मैसेज दिया कि आप अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करिए. और ये मैसेज केवल फ्रांस के लोगों के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए है कि हम जहाँ भी रहते हैं तो हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो टीचिंग्स हमें हमारे टीचर्स देते हैं उनकी लाइफ में हमेशा वैल्यू रहती है, ज़रूरत रहती है. आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जब आपको अपने टीचर की टीचिंग्स याद आएंगी, वो लेसन्स याद आएंगे जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाए होंगे लाइफ में. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज इस स्टोरी में दिया है. विद दैट नोट स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रैप अप माई टुडेज सेशन. There are certain questions in the textbook only. You need to try to answer these questions. If you find any difficulty in answering any of the questions, kindly put that question in the comment box. I will also make one more session of this chapter, because you know in class 12th you have very important chapters. So try to find out answers of the questions, and if you find any difficulty in any of the questions, then put that question in the comment box. I will make one more video so that we can discuss the answers to these questions. Okay, till then, keep reading, keep learning, have a nice time. Thank you so much.